नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर दोपहर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप यह बुलेटिन सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईरान ने ट्रंप द्वारा घोषित डील में एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने पर सहमति जताई। अमेरिकी अधिकारी संभावित समझौते पर बोला ईरान। परमाणु वार्ता के लिए 60 दिन का समय तय किया गया है। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर ने पाकिस्तान फॉलोअर्स के दावे पर किरण रिजिजू को दिया जवाब। फाल्टा विधानसभा सीट पर बीजेपी के देबांशु पांडा 14,000 से ज्यादा वोटों से आगे। पाकिस्तान बलूचिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक पर धमाका, 20 लोगों की मौत। अमेरिका के प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान अपने पास रखा अत्यधिक एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक सौंपने को तैयार हो गया है। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को यह जानकारी दी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने कहा है कि उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। ट्रंप के शांति समझौते के करीब वाले संदेश में भी परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत का जिक्र नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच युद्ध रोकने और होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने का समझौता लगभग तैयार है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस डील में ईरान अपने पास मौजूद 60% एनरिच्ड करीब 400 किलोग्राम यूरेनियम को देने की सहमति दे रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने के लिए संभावित सहमति पत्र के बारे में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में ईरान के पक्ष को रखा गया है। तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने कहा है कि इसे अब तक जो पता चला है वह यह है कि अमेरिका के साथ संभावित सहमति पत्र यानी एमओयू में सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने की बात शामिल है और इसके तहत बातचीत के दौरान वाशिंगटन ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंध हटा लेगा। ईरान ने अभी तक अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े किसी भी कदम को स्वीकार नहीं किया है। एजेंसी के अनुसार इस संभावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए 30 दिन और परमाणु वार्ता के लिए 60 दिन का समय तय किया गया। ईरान ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका के साथ कोई भी संभावित सहमति पत्र तभी मान्य होगा जब ईरान के जब्त किए गए फंड का कम से कम कुछ हिस्सा जारी किया जाए और यह हिस्सा बातचीत के पहले चरण में ही जारी होना चाहिए। तेहरान ने यह भी कहा है कि जब्त की गई बाकी संपत्ति को जारी करने की प्रक्रिया को भी बातचीत के दौरान ही साफ तौर पर तय किया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता लगभग तय हो चुका है और इसका विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का मुद्दा भी शामिल है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी माना कि दोनों देशों के रुख करीब आए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने इससे पहले सरकारी टीवी को बताया था कि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका और ईरान के रुख एक दूसरे के करीब आए हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि इसका मतलब यह नहीं है कि अहम मुद्दों पर समझौते हो ही जाएंगे। साथ ही उन्होंने अमेरिकियों पर विरोधाभासी बयान देने का भी आरोप लगाया। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अपने ही देश में बढ़ती आलोचना का सामना करने के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ होने वाले संभावित समझौते को एक कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वाशिंगटन से मिली खबरों के मुताबिक इस डील को कांग्रेस में कुछ रिपब्लिकन सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ा। एक सांसद ने तो इसे तबाही करार देते हुए यह तर्क दिया कि इससे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हासिल की गई उपलब्धियां बेकार हो जाएंगी। सीनेटर टेड क्रूज ने भी इस प्रस्तावित समझौते की आलोचना करते हुए इसे एक बड़ी गलती बताया। कांग्रेस जनता पार्टी के पास बड़ी संख्या में विदेशी फॉलोअर्स होने के आरोपों के बीच इसके फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक्स पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग पोस्ट की है। इस रिकॉर्डिंग में 22 अप्रैल से 21 मई तक के इंस्टाग्राम अकाउंट के एनालिटिक्स दिखाए गए। दिपके द्वारा शेयर किए गए डेटा के मुताबिक इस एक महीने के दौरान अकाउंट पर 1.6 बिलियन यानी 160 करोड़ व्यूज आए और करीब 12 मिलियन नए फॉलोअर्स जुड़े। वीडियो में दिखाए गए डेमोग्राफिक डेटा के अनुसार 94.1% ऑडियंस भारत से थी, जबकि यूनाइटेड स्टेट से 1%, यूनाइटेड किंगडम से 0.7% और कनाडा और यूएई से 0.6% ऑडियंस थी। दिपके ने लिखा कि 94% से ज्यादा ऑडियंस भारत से है। फिर एक केंद्रीय मंत्री @किरण रिजिजू भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रिकॉर्डिंग में दिखाया गया डेटा उस समय का है जब इंस्टाग्राम अकाउंट कथित तौर पर हैक नहीं हुआ था।
अभिजीत तिपके की यह पोस्ट केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के सोशल मीडिया पर दिए गए उन बयानों के कुछ ही समय बाद आई जिन्हें बड़े पैमाने पर कांग्रेस जनता पार्टी को निशाना बनाने वाला माना गया। हालांकि उन्होंने पार्टी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया था। विदेशी समर्थन वाले ऑनलाइन कैंपेन पर चिंता जताते हुए रिजिजू ने लिखा था कि उन्हें उन लोगों पर तरस आता है जो पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गैंग से फॉलोअर्स की तलाश में रहते हैं। एक और पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की आबादी काफी बड़ी है और यहाँ के युवा बहुत ऊर्जावान हैं जो सच्चे और कीमती फॉलोअर्स बन सकते हैं। भारत विरोधी गैंग से अपनी पहचान या समर्थन की जरूरत नहीं है। इस बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने भी पार्टी के समर्थक आधार की असलियत पर सवाल उठाए। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मजूमदार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता पार्टी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स में से लगभग आधे लोग पाकिस्तान से हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस जनता पार्टी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं, जबकि भारत से केवल 9% हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि रविवार को पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा हुए मतदान की गिनती के 5वें राउंड के बाद बीजेपी के देबांशु पांडा अपने सबसे करीबी सीपीआईएम प्रतिद्वंदी से 14,000 से ज्यादा वोटों से आगे निकल गए। गिनती के 21 राउंड में से 5 राउंड पूरे होने के बाद पांडा को 30,565 वोट मिले, जिससे उन्होंने सीपीआईएम उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी पर 14,514 वोटों की बढ़त बना ली। शंभुनाथ कर्मी को 16,048 वोट मिले थे। टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान, जिन्होंने दोबारा मतदान से 2 दिन पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसे अपना निजी फैसला बताया था, 1,685 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में चमन फाटक के पास रविवार को रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है। इस धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाके की वजह से एक ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, जबकि 2 डिब्बे पलट गए। चश्मदीदों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि रेलवे ट्रैक के पास खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। सेना और पुलिस बल हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं। अधिकारियों ने अभी तक धमाके की वजह या हताहतों की संख्या के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने क्वेटा में हुए धमाके की कड़ी निंदा की है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर और हमारे अमेरिकी राजनयिकों को उनके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बेहतरीन काम की वजह से भारत ने अगले 5 वर्षों में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और कृषि पर विशेष ध्यान देते हुए $500 अरब का अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। वे राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी लोगों की ओर से जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब अमेरिकी विदेश मंत्री के इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए टीएमसी नेता साकेत गोखले ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या अब हम आधिकारिक तौर पर अमेरिका की एक कॉलोनी बन गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कल नई दिल्ली में कहा कि भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 बिलियन का आयात करने का वादा किया है। अभी भारत का अमेरिका से सालाना आयात $40 बिलियन है। इसका मतलब है कि पीएम मोदी ने हर साल अमेरिका से होने वाले आयात को 3 गुना करने का वादा किया है। साकेत गोखले ने लिखा कि भारतीयों से कहा जा रहा है कि वे सोना खरीदना बंद कर दें और विदेशी यात्राओं से बचें ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि मोदी अमेरिका में बैठे अपने आकाओं से चीजें आयात करने पर पैसे खर्च कर सके। उन्होंने लिखा कि इस वादे के साथ भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार का 15% हिस्सा हर साल सिर्फ अमेरिका से आयात करने पर खर्च करेगा। साथ ही इस मामले पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया की ओर से पूरी तरह से शर्मनाक चुप्पी छाई हुई है। उनके नौकरशाह शायद कोविड और योगा पर लंबे प्रेस बयान लिखने में व्यस्त हैं। साकेत गोखले ने पोस्ट के अंत में पूछा कि क्या भारत सरकार रूबियो का जवाब देगी या पीएम मोदी अमेरिका के सामने झुकते ही रहेंगे। व्हाइट हाउस के पास शनिवार शाम को हुई गोलीबारी में एक संदिग्ध हमलावर मारा गया, जबकि एक आम नागरिक घायल हो गया। अधिकारियों के मुताबिक 21 वर्षीय संदिग्ध नासिर पेस्ट ने शाम करीब 6 बजे सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास पहुंचकर अधिकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने गोली चलाई, जिसमें वह घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। कोर्ट के रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए द न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि संदिग्ध की पहचान नासिर पेस्ट के तौर पर हुई है और उसे लगता था कि वह जीसस है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 30 राउंड फायरिंग हुई। घटना के बाद इलाके में लॉकडाउन लगा दिया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। एफबीआई भी जांच में मदद कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी पहले भी कई मामलों में गिरफ्तार हो चुका था।
चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 26 सीटों के लिए चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह संसद के ऊपरी सदन के लिए हर 2 साल में होने वाले द्विवार्षिक चुनावों का हिस्सा है। ये चुनाव 12 राज्यों में होंगे। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों, जबकि झारखंड में 2 सीटों पर वोटिंग होगी। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट है। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1-1 सीट पर 18 जून को उपचुनाव भी होंगे। अभी जिन 26 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 18 सीटें एनडीए के पास हैं, 4 कांग्रेस, 3 वाईएसआर कांग्रेस और 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। हालांकि कहा जा रहा है कि चुनावों के बाद एनडीए को 1 सीट का नुकसान होने का अनुमान है, जिससे उसकी सीटों की संख्या घटकर 17 रह जाएगी, जबकि कांग्रेस की सीटों की संख्या 4 से बढ़कर 5 होने की उम्मीद है। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके और एनसीपी अजीत पवार गुट के 1-1 सीट जीतने की उम्मीद है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 6 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.